प्राची आपको डाउट था ना कॉम्पोजिशन में? प्राची है अभी आप पूछ रहे थे ना सर? जी सर हाँ नेहा आप बताएं। ये एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें जो 9th क्वेश्चन है वो बता दीजिए। तो मैंने सॉल्व कर लिया, वो ही नहीं आ रहा, थोड़ा डाउट है उसमें। 9th क्वेश्चन ये ऐसा है। ओके ये कह रहा है कि n से n में है ऑड है तो n ये एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा n-1/2 या n+1/2 आई थिंक n+1/2 होगा। एक बार अपने बुक में चेक कीजिए, यहाँ ये बीच का साइन मिसिंग है तो ये प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस ही होगा, ऑड है ना? सर प्लस ही है, प्लस है। ठीक है तो पूछ रहा है कि चेक करो ये फंक्शन, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आप लोग पहले चेक करके बताओ जी, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में? बाइजेक्टिव होगा। ओके बाकी लोग देख लीजिए। यस ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर इसलिए क्योंकि ऑड और इवन पे तो मतलब अलग अलग ही रिजल्ट आएगा, तो 1 1 होगा वो। और ऑड तो इसलिए होगा क्योंकि नेचुरल उसका डोमेन है और उसका रेंज भी नेचुरली आना चाहिए। जी जी देखिए हां सर 1 to 1 नहीं होगा बट ऑड टू बट दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। सर बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव नहीं होगा सर बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्यों? सर ये 1 to 1 है लेकिन 1 to 1 नहीं है। सर 1 के लिए भी 1 देगा आंसर और 2 के लिए भी 1 ही दे रहा है। एक बार चेक कर लो, वही बोल रहा हूँ जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप एक बार लिख के, कई बार हम गेस करते हैं तो गलत हो जाता है, लिख के करेंगे ना लॉजिकली डेफिनेशन के थ्रू तो गलत नहीं होगा। एक बार लिख के देख लो। केस वाइज बनाना पड़ेगा। 1 to 1 हो रहा है सर। नहीं सर if we put f of 2n minus 1 then we will get only n, and if we put f of 2n we will get n, thus f of 2n minus 1 not equals to f of n, thus the function will be not 1 1। ओके नहीं सर ऐसे तो हमें पहले तो n एक बार ऑड लेना पड़ेगा, n उसके बाद इवन लेना पड़ेगा। हाँ मतलब अपना अपना दिमाग लगा के आंसर बताओ, क्योंकि मैं तो अपने तरीके से सॉल्व करूंगा लेकिन आपको एग्जाम में आपका जो थिंकिंग है वो हेल्प करेगा, तो वही आपको डेवलप करने हैं। सर 1 का तो दिक्कत है सर, 1 लेंगे तो और भी तो के बाद आंसर आ रहा है, 2 लेंगे ये भी तो के बाद आंसर आ रहा है, तो 1 1 नहीं होगा शायद। 1 1 नहीं होगा। ओके एक मिनट इसको मैं पहले हटाता हूँ। तो इवन ऑड है और 2 तो इवन है, तो उस केस में 1 को हम पहले वाले कंडीशन में रखेंगे, 2 को सेकंड वाले कंडीशन में रखेंगे। f जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, fn बता रखा है कि n+1/2 है जब n को तुम ऑड लोगे और n/2 है जब n को इवन लोगे। चलो तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इसके 4 ऑप्शन में बनाता हूं, f इज बोथ 1 1 and on 2। ऑप्शन बी f is 1 1 but not on 2। सी है f is on 2 but not 1 1। and D है f is neither 1 1 nor on 2। सर ऑप्शन सी। चलो कुछ लोगों का सी और बाकी लोगों का सी सर ए सी हो गया। सी सर ऑप्शन सी। अच्छा तो कुछ लोगों का सी कुछ लोगों का ए भी आ रहा है। ऑप्शन ए होगा सर। तो फंक्शन 1 1 कब होता है ये बताइए मुझे। सर f of x equals to f of y then x equals to y। चलो जिन लोगों का 1 1 चेक करता हूं, देखो एक्चुअली बताओ f of 1 कितना आएगा और f of 2 कितना आएगा ये बताओ मुझे यहां से। सर 1 ही आएगा दोनों। तो क्या ये 1 1 है? नहीं सर। नहीं है सर। तो जो लोग 1 1 कह रहे थे बताओ अब। सर नो सर। तो फिर चेक क्यों नहीं करते, तुक्का क्यों लगाते हैं? ठीक है ना।
तो जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 है, मान लो 1 2 3 4 डॉट 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 है, नेचुरल नंबर है, तो 1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 1 है। 3 का इमेज चेक करो, 3 का रखोगे तो 3 का भी 2 आएगा, 4 का भी 2 आएगा, फिर 5 6, 5 का 3, 6 का 3 एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। अरे यार इसका अलग चक्कर है, तो चेक करो 1 1 तो नहीं है। 1 1 पता है कब होता है, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट हो तभी 1 1 होगा ना, कि डिस्टिंक्ट x हैज डिस्टिंक्ट y, बट यहाँ 1 और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उसका इमेज सेम हो गया, दैट कैन नॉट बी 1 1 नाउ। तो 1 1 तो नहीं है। ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये भी कभी खत्म नहीं होगा, तो कोड में जो हमारे पास है तो 1 1 नहीं है, ठीक है, तो इट इज नॉट 1 1। अब इससे बता रहा 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज निकालेंगे कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है जो मैप होगा, तो 1 to 1 को मैप कर रहा है, 3 4 2 को, 4 5 3 को एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, तो कभी ये खत्म तो होगा नहीं, तो ये सारे एलिमेंट मैप होते जाएंगे। तो अगर तुम कलेक्ट करोगे 1 2 3 4, रेंज कलेक्ट कर रहा हूं, रेंज मतलब जो इमेजेस बन रहे हैं, तो वो भी 1 2 3 4 और ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो ये नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। तो मतलब रेंज और कोडोमेन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, तो ऑन टू है ना। अब इस तरह से गलतियां करोगे तो एग्जाम में भी ऐसी गलती करके आओगे, फिर मार्क्स कटेंगे। तो आपको देखना है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको एक बार कैलकुलेट जो डेफिनेशन है लगा के देखने हैं। हाँ मतलब है ना, तो ये ठीक है जी, क्रिकेट आउट है, नेहा क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके चलिए, तो अब ये हाँ सर 1 1 इसमें ये भी है ना कि डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। नहीं नहीं, डिफरेंशिएट उस फंक्शन को करेंगे आप, हाँ ये तो डिस्क्रीट सेट है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ आप बात भी नहीं कर सकते आप इसमें, ये तो वो है ना, इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन सा होता है? जो कंटीन्यूअस होगा। हाँ, जो कंटीन्यूअस होगा वही डिफरेंशिएबल होगा। यस नहीं सर, mod is तो continuous function but it is not differentiable at 0. नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बट आई एम सेइंग कि कंटीन्यूअस इज मस्ट टू बी डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी इज मस्ट ना, कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। जो आप कह रहे हो वो आप कह रहे हो कंटिन्यूटी इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, आप सही कह रहे हो। मैं कह रहा हूं कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी सही है। तो मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा ही, है ना। अगर ऐसा कोई फंक्शन तो हो नहीं सकता जो कंटीन्यूअस ना हो और डिफरेंशिएबल हो, ऐसा हो सकता है? कंटीन्यूअस ना हो डिफरेंशिएबल हो, ऐसा कोई फंक्शन बताओ। हाँ एग्जिस्ट नहीं करते सर। हाँ होगा ही ना, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। जी क्या पूछना है? तो हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं कॉम्पोजिशन पे और इन्वर्टिबल फंक्शन पे। अब वो पूछ रहे हैं कि जैसे उनका क्वेश्चन था कि हाउ टू डू कॉम्पोजिशन ऑफ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। जैसा कोई फंक्शन सजेस्ट कीजिए आप, अगर प्राची आपको कोई क्वेश्चन है तो कोई ऐसा फंक्शन बताइए जो मैं लिखूं, आप नहीं कर पा रहे। इस बुक में तो कर पाएंगे एटलीस्ट, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो फिर आप लोग ट्राई करके आना। तो यहाँ इन्होंने डिफाइन किया, देखो यहाँ इन्होंने कॉम्पोजिशन को डिफाइन किया है कि f a से b में है, g b से c में है, टू फंक्शन है, देन कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g, यहाँ लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g, नोटेशन है GOF इज डिफाइंड एज GOF जो होगा a से c में, ऐसा इसलिए हुआ कि a to b f है, b to c g है, तो a to c जो होगा वो GOF होगा, ठीक है। और डेफिनेशन ये है GOF का कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x, ये आपका डेफिनेशन है कॉम्पोजिशन को डिफाइन करने का। ये कुछ एग्जांपल से आप ट्राई कर सकते हैं। देखो जो डिस्क्रीट सेट है उसमें आप सिंपली वेन डायग्राम या एरो डायग्राम से देख सकते हैं, एरो डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट डिस्क्रीट सेट था, मैंने एरो डायग्राम से कर दिया उसको वहां पे, बट यू कैन चेक
तो इसमें जिन लोगों ने ट्राई किया यू कैन आस्क कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ हो, सब में कॉम्पोजिशन फाइंड करना है। हाँ सर आई हैव अ डाउट सर। बोलो। इफ f of x equals to sin square x and g of f of x equal to modulus of sin x, fx sin square x gx g of f of x equals to modulus of sin x, हाँ then find out g of x. तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है आपको? gx modulus of x हो। रुको, तो यहाँ से क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स ले लो। हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अच्छा अगर आप इसको सोचो तो gx अगर mod x के तरीके से सोचे तो क्या प्रॉब्लम है? देखो जरा, mod x क्या, रूट x, सॉरी mod x नहीं, रूट x ना, रूट x के तरीके से सोचे तो क्या दिक्कत है? विल इट वर्क? सो यहाँ से g ऑफ fx था साइन स्क्वायर x और ये है रूट अंडर साइन स्क्वायर x, यही है ना? तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, हमने बताया था आपको। तो यहाँ से g ऑफ x रूट अंडर x, ठीक है? तो लोग ट्राई क्यों नहीं करते? हो तो क्या ये आंसर है। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस, बस हो गया। ओके तो आप इसको ट्राई करके आओ कॉम्पोजिशन, और जिन लोगों ने ट्राई किया मुझे फंक्शन बताओ कैसे। एक दो रिजल्ट है जिसको आप याद रख सकते हो, जो एग्जाम में अक्सर आपको एज ए ऑप्शन स्टेटमेंट दिख जाएगा, ट्रू या फॉल्स। जैसे बोल रहा है f और g दोनों 1 1 है तो GOF भी 1 1 होगा, ये एक थ्योरम हो गया। जैसे ये बोल रहा है कि f एंड g दोनों ऑन टू है तो GOF भी ऑन टू होगा। ये सब थ्योरम्स है, इसको एग्जांपल के थ्रू लिख रखा है इसने, प्रूफ भी देख सकते हो आप। अब देखो उल्टा कह रहा है कि मान लो अगर तुम्हारा GOF 1 1 फंक्शन है तो क्या बोल सकते हो? सपोज GOF 1 1 फंक्शन है तो क्या बोल सकते हो? इसमें G 1 1 होगा, F 1 1 होगा, दोनों 1 1 होगा, या हो सकता है कोई भी 1 1 ना हो? बताओ। सर f and g are necessarily 1 1। सर ट्रू होगा ये। कैसे? चलो पिछले थ्योरम से तो पता चल रहा है कि f and g are 1 1 then GOF is also 1 1। अरे मैडम यही तो सिखाना है आपको, आप इस लेवल तक आ गए हो, आप बच्चों वाले गलतियां कर रहे हो। वो वन वे थ्योरम है ना, कन्वर्स थोड़ी ट्रू है उसका। यहाँ इसने ऐसा थोड़ी लिखा है, यही तो समझना है आपको, इस लेवल तक आ गए हो, यही तो सिखाना चाह रहा हूं मैं। इसने कहा अगर ऐसा होगा, आप इसकी बात कर रहे हो ना, इसने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। GOF 1 1 है, इसने कहा लिखा है कि GOF अगर 1 1 है तो FG दोनों 1 1 होगा, ऐसे लिखा है। यही तो सीखना है आपको, इस लेवल पे आके आपको समझना है कि वन वे है ना ये, इफ लेफ्ट साइड इंप्लाई राइट साइड, और आप कह रहे हो राइट साइड में इंप्लाई कर लेफ्ट साइड, कहाँ लिखा है यहाँ पे कि GOF 1 1 है तो ये होगा। यही सीखना है, इसी से एग्जाम में गलतियां होंगी। ये तो कह रहा हूँ कि वो बच्चे जो बार बार रिवाइज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको ये क्लैरिटी होती है कि कहाँ गलती नहीं करनी है। जो बच्चा एक दो बार ही पढ़ता है चीजों को, चाहे बुक में चाहे कहीं से, जो बहुत बार रिवीजन नहीं करता है, तो उसको आधे अधूरे चीजें पता होती हैं। जैसे आपने बहुत जल्दी इसको है ना कंक्लूड कर लिया, जो गलत कंक्लूड कर लिया आपने, तो आपको समझना है ना कि कह रहा है कि F और G 1 1 है तब गारंटी है कि GOF 1 1 होगा। अब मैंने आपसे ये पूछा है, या वो बुक भी पूछ रहा है कि अगर GOF 1 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं? तो जरूरी थोड़ी कि FG दोनों 1 1 होगा जो आप कह रहे हैं। तो ये आपको सीखना है यही चीजें, ठीक है? तो ये 1 1 है, इफ एंड ओनली थोड़ी लिखा है। अगर यहाँ इफ एंड ओनली लिखा होता
तो जो आप कह रहे हैं वो करेक्ट होता। तो सर मे और मे नॉट बी ट्रू ये हो सकता है। हाँ वही, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, आप गेस करते हैं अक्सर आंसर को, आपको एक प्रॉपर वैलिड रीजन से बताना पड़ेगा। एग्जाम में यही 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो वहां भी गेस करेंगे तो गलती, गेस में गलती करने के चांस रहते हैं। तो आपको प्रॉपर एक प्रूफ हो या एग्जाम्पल हो जिसके थ्रू आपको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो एफ जी दोनों 1 1 है तो ठीक है, ए से बी में, जी बी से सी में। यहाँ यही तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है आपसे, देखो ये भी कह रहा है कि जीओएफ 1 1 है, तो क्या एफ जी दोनों 1 1 होना जरूरी है? आंसर इज नो। ये बता रखा है, देखिए एक का कोई गारंटी नहीं है कि वो 1 1 होगा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल बनाया है, तो अब 2 एलिमेंट का इसने जी को 1 1 नहीं लिया, लेकिन जीओएफ 1 1 हो गया है, बट एफ 1 1 है। देखो तो यहां ये बता रहा है, यहां भी ऐसा ही है, अगर एफ जी दोनों, अब यही एग्जाम में आपके ऑप्शंस बन के आ जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये इस तरह 4 ऑप्शन बना देगा, अब वहां कंफ्यूज होगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो फिर पूछ रहा आपसे कि एफ जी दोनों ऑन टू है, अगर एफ जीओएफ ऑन टू, इफ यहां लिखा है अगर जीओएफ ऑन टू है, क्या जरूरी है कि दोनों ऑन टू होगा? आंसर इज नो। अब जब आप नो बोलते हो कहीं भी, जब किसी स्टेटमेंट को फॉल्स बोलते हो, तो उसके लिए आपके पास काउंटर एग्जांपल होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होने चाहिए? काउंटर एग्जांपल। तो ये काउंटर एग्जांपल दे रहा है। अब रिमार्क आप समझ सकते हैं यहाँ पे, देखिए इट कैन वेरीफाई इन जनरल दैट अगर जीओएफ 1 1 है इंप्लाई करता है एफ 1 1 है, ये थ्योरम है। अब देखो जो आप कह रहे हैं ये थ्योरम है कि अगर जीओएफ 1 1 हुआ, देन जो बाद वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा है ना, दैट मस्ट बी 1 1 फॉर श्योर। जी की कोई गारंटी नहीं है, दिस इज अ थ्योरम। इफ जीओएफ इज 1 1 देन एफ इज 1 1 फॉर श्योर, जी मे नॉट बी 1 1, कोई गारंटी नहीं है जी की। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अगर जीओएफ ऑन टू है, अब यही चीज आप देखते हैं कि गेट में, नेट में ये सब ऑप्शन बन के आया होता है कि जीओएफ 1 1 है तो इंप्लाई करेगा एफ 1 1 है, जीओएफ ऑन टू है इंप्लाई करेगा जी ऑन टू है। यहाँ एफ की कोई गारंटी नहीं है, जी ऑन टू होगा उसकी गारंटी है। सर एक क्वेश्चन सर इससे रिलेटेड पूछ रही हूँ सर। सर if x is 1 to 1 or on to, ये इस टाइप क्वेश्चन किस में, किस क्वेश्चन में? वो सर नेट का क्वेश्चन था, 1 1 on to का क्वेश्चन था। नहीं वो क्वेश्चन एग्जैक्टली निकाल के क्वेश्चन एग्जैक्टली भेजिए तो ट्राई कर सकते हैं। f और उसके इनसाइड x इक्वल टू x is 1 1 or on to? अरे तो f के बारे में कुछ बताया होगा ना? f is a function just। नहीं पूरा क्वेश्चन आप मुझे फोटो भेजो, ऐसे आधा अधूरा क्वेश्चन बताओगे फिर पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो आपको ये समझना है, तो ये सब बेसिक पॉइंट है जो क्लास 12th के एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन ये एग्जाम, जैम, गेट, नेट में ये सब स्टेटमेंट एज ऑप्शंस आते हैं, आपको ये समझना है, ठीक है। ठीक है, तो 1 1 1 2 में ये है कि एफ एंड जी दोनों 1 1 मान लो, जो एफ एंड जी आर 1 1, तो यहां से जीओएफ इज 1 1, ठीक। इसे कन्वर्ट यहां पे ये होगा कि अगर जीओएफ इज 1 1, सो ये जस्ट इंप्लाई करता है, गारंटी देता है एफ इज 1 1। ये एक थ्योरम हो गया, ठीक। तो ये सब बाद में भी आएगा, लेकिन आपको समझना है। फिर F एंड G आर ऑन टू, दोनों ऑन टू है तो GOF ऑन टू होगा, बट यहां दूसरा पॉइंट है, अगर GOF इज ऑन टू देन क्या होता है? G is on 2। हाँ, G इज ऑन टू। अब यही चीजें आपके एग्जाम में पता क्या है, यही स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट बन के आ जाएगा एग्जाम में। क्या होगा ये, जैसे ऑप्शन ए ये रहेगा GOF 1 1 देन F is 1 1, बी रहेगा GOF is 1 1 देन G is 1 1,
फिर रहेगा GOF इज ऑन टू, F इज ऑन टू, GOF इज ऑन टू, देन G इज ऑन टू, 4 ऑप्शंस रहेगा, MSQ में आ जाएगा। तो ये सब स्टेटमेंट याद रहेगा तो एग्जाम में प्रूव नहीं करना पड़ेगा जो थ्योरम के स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो इस तरह से, ठीक है सर। व्हाट्सएप देखिए सर, क्वेश्चन भेजिए। हाँ मतलब देखो, एक तो मुझे आपको समझ नहीं, जब क्वेश्चन आपने अभी टॉपिक पढ़ाए, आप थोड़ा ट्राई तो कर लो कम से कम 2-4 मिनट, एक या अभी क्लास के बाद ट्राई करके पूछते ना। सर ये फिर आइडेंटिटी फंक्शन है। अरे सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ये क्यों चाहते हो कि आपके जो भी डाउट मैं सॉल्व कर दूं? अरे मैं ये कह रहा हूँ खुद ट्राई काहे नहीं करते? आपको भी टॉपिक पढ़ाया मैंने, आपने क्वेश्चन फोटो लिया भेज दिया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझते क्यों नहीं आप अभी टॉपिक पढ़े हो, थोड़ा बहुत आइडिया मिला है, बैठ कर ट्राई क्यों नहीं करते खुद से? क्या पता खुद आप कर पाओगे। लेकिन आपको बस ये है कि नहीं क्वेश्चन है बस आप बता दो, अरे तो उससे ठीक है सर, फिक्स कर लो। यही चीज मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, आपको सीखोगे तब आप जब आप खुद ट्राई करोगे। आपने क्वेश्चन देखा, आप पूछ लिया सर ये बता दो, क्यों? आप पहले ट्राई तो करो, जब आपसे नहीं होगा फिर आप मुझसे पूछना। ये चीजें हैं, कोई भी बच्चा, बाकी बच्चों को ये एडवाइस दे रहा हूँ, जब कोई क्वेश्चन आपको मिलता है यू फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप खुद सॉल्व कर दोगे एंड उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आपको चीजें ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, आपने पूछ लिया तो मैं सॉल्व कर भी दूंगा तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको आता ही नहीं है। बस सच्चाई है कि आप ट्राई करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। ये चीजें ट्राई तो करो, मैं भी ट्राई करूंगा, तो इसलिए कोई क्वेश्चन मिले डायरेक्टली मत पूछ लो, पहले ट्राई करो, आपको आइडिया मिला, आप ट्राई करके देखो, डेफिनेशन लगाओ। नहीं हो रहा अभी 10 to 11 डाउट क्लास, अभी पूछ लो, कल पूछ लो, पर ट्राई तो करो पहले, थोड़ा 5-10 मिनट ट्राई करके देख लो। ये चीजें ठीक है सर मैंने एडिट कर दिया। हाँ उसको ट्राई कीजिए, और जब नहीं हो तो अभी थोड़ा टाइम दो, और उसके बाद नहीं कर पाते हो तो आप 10 to 11 में डिस्कस करो या कल डिस्कस करो क्लास में, बट ट्राई करो, पहले ट्राई करो। सीखने का सिर्फ तरीका ये कोशिश करना, कोशिश करोगे सीखोगे। ठीक है आगे। हाँ सर आप ट्राई करने के लिए बोलते हैं, मैंने पवन सर से बोला कि सर आप हम लोग करके लाएंगे, आप सिर्फ हिंट्स दे दीजिए। सर बोल रहे थे कि नहीं मैं सिर्फ आंसर कर दूंगी, वो तुम देख लेना। नहीं तो आप ट्राई करके जाओ ना, पहले उनसे बोल दो किस पेपर कराना है, ट्राई करके जाओ तो बेटर है, ज्यादा सीखोगे आप। ये चीज है, उससे उनका प्रैक्टिस हो रहा है ना, वो सॉल्व कर रहे हैं, उनका प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि वो भी आपके जैसे तैयारी। सर से बोला था कि कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, आप थोड़ा सा मुझे हिंट दे दीजिए, तो सर ने हिंट नहीं दिया, सर ने पूरा डायरेक्ट आंसर ही कर दिया। हाँ तो पहले आप ट्राई सॉल्व कर दिया तो भी सही है, लेकिन पहले आप ट्राई करके आए होंगे तो सीखेंगे। देखो सबका अपना तरीका होता है, हर टीचर का अपना स्ट्रेटजी है, तो अपनी जगह सब सही है, सबका अपना तरीका है, सब सोच समझे तो है ना, उसके हिसाब से आपको जो ठीक लगता है उसके हिसाब से कीजिए। बट कोई क्लास अगर हो रहा है तो अब जो डाउट क्लास अगर चल रही है तो डाउट वही क्वेश्चन पूछो जो आप करके आए हो, फिर आप डाउट पूछो, पूरा सॉल्व कर दिया तो भी ठीक है, हिंट दे दिया तो भी ठीक है। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे? तो ये तो बस एक मैं बता रहा था आपको क्लास 12 के एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, ये सब जस्ट थ्योरम है। सो सर बाकी हम खुद ट्राई कर ले फिर डिस्कस करें। यस हाँ मैं चाहता हूँ यही, आप ट्राई करके आओ एक बार, ये सब ट्राई करो। मैं बता देता हूँ डेफिनेशन 9 क्या कह रहा है कि अ फंक्शन f फ्रॉम x to y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। अब हम किस फंक्शन को इन्वर्टिबल बोलेंगे? तो अभी मैं डिस्कस किया 1 जैसे ऑन टू कॉम्पोजिशन का डेफिनेशन डिस्कस किया, एक दो थ्योरम्स देखे। अब ये इन्वर्टिबल का डेफिनेशन है और ये आपको खुद करना है। देखो सीखने के लिए कोई इंसान, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है, लेकिन क्लास मेरे पास 500 बच्चे हैं, पिछले साल भी थे, लेकिन अभी कुछ आप देखना टॉप 10 में भी रैंकर आएंगे, जैम में भी, गेट में भी, लेकिन सारे क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमने तो सबकी हेल्प की है। लेकिन जो बच्चा अच्छा मेहनत किया है वो अच्छा करेगा, क्योंकि एट द एंड एग्जाम तो बच्चे को देना है, तो बच्चे के दिमाग में जो चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये अल्टीमेटली एट द एंड आपकी मेहनत हेल्प करेगा, हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, ये चीज है। ठीक है, तो f x to y है, डिफाइन टू बी इन्वर्टिबल। किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कब बोलेंगे हम? अगर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, एक ऐसा फंक्शन g आपको दूसरा मिल जाए, एक f तो है आपके पास, मैं f को इन्वर्टिबल कब बोलूंगा? अगर मुझे एक दूसरा फंक्शन g मिल जाए और इस तरीके से मिल जाए कि GOF I हो जाए। ये I जो लिखा ना, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि GOF of x
इज इक्वल टू एक्स, इसका ये मतलब है। एफ ओ जी आई हो जाए, इसका मतलब हुआ कि एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाए। तो यहाँ एफ है ना, एक्स डोमेन में है और यहाँ वाई के डोमेन में है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और एफ जो है जी का इनवर्स है, जी जो है एफ का इनवर्स है। यही डेफिनेशन मैट्रिसेस में भी चलता है कि कोई मैट्रिक्स ए है इज इन्वर्टिबल if there exists another matrix B such that A into B is equal to identity matrix। तो बोलते हैं AB are invertible, तो AB बराबर I हो जाएगा और BA बराबर I हो गया, तो इसका मतलब AB एक दूसरे का इनवर्स है, मैट्रिक्स है सेम यहाँ पे है जी। F और G Y होगा सर? नहीं मैंने X पे ही लिखा, वो डोमेन Y है, मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने वही लिखा है। इट्स ओके। यहाँ जो कह रहा है ये वाला x इस x में बिलोंग करेगा, ये वाला x इस y में बिलोंग करेगा, मैं समझ रहा हूँ। जो यहाँ मैं y लिखूंगा फिर यहाँ y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ y लिखूंगा तो यहाँ y होगा। ये है आइडेंटिटी फंक्शन ओवर x, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर y, ये है। तो मतलब दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, तो ये इन्वर्टिबल का डेफिनेशन है। अब आप जानते होंगे फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है सो fx इज इक्वल टू y है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आती है अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो? y होगा, मतलब इनवर्स एक्सिस। नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, fx is equal to y then x is equal to तो f इनवर्स y, ठीक है। सो दिस इज f इनवर्स y अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो, ठीक है। तो इसी लॉजिक से हम लोग इनवर्स निकालते हैं फंक्शन का कि आप fx को y रख दो और x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो f इनवर्स y आएगी, ठीक है। ये चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे सिंपली पूछा जाए कि मान लो fx में, अभी मैंने कहा कि fx बराबर y है, तो जो x की वैल्यू आती है वो f इनवर्स y है। अगर f इन्वर्टिबल है, फंक्शन इन्वर्टिबल कब है? दो चीजें हैं, fog आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए या gof आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, या f बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, अगर एक फंक्शन दूं मैं आपको, मान लो यहाँ पे फंक्शन है लेट्स से fx बराबर 3x प्लस 1, तो यहाँ से क्या लगता है आपको f इनवर्स x क्या आएगा? f r से r में है मान लो, f r to r में, तो व्हाट इज f इनवर्स x? नहीं आप स्टैंड तो लेते हो लेकिन हर बार गलत स्टैंड लेते हो आप, एक्चुअली चेक नहीं करते हो आप, एक्चुअली जस्ट गेस करते हो आप। लॉजिक डेफिनेशन ट्राई करो, मतलब ओके। सो x माइनस, ठीक है ना। तो आपको बस यही तो सीखना है कि लिख के देखो क्या होगा। तो हमने अभी आपको यहाँ बता रखा है कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलेगा। तो ये कह रहा है कि fx को y रख दो, तो fx को तुम y रख दो, जो x की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो fx को तुम y रख दो, जो x की वैल्यू निकल रही है वो तुम्हारी f इनवर्स y है। कौन कह रहा है ये हमारा रिजल्ट कह रहा है। सो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल आ रही है वही f इनवर्स y है। ये हो गया, मैंने f इनवर्स x पूछ दिया तो y को हटा के x रख दो, है ना। यहाँ से अगर मैंने f इनवर्स x पूछ दिया आपसे तो आप y हटा के x रख दो, ये हो गया। तो मतलब पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट, तभी तो एग्जैक्ट बता पाएंगे। चलिए, तो ये तो इनवर्स निकालने हैं, कोई फंक्शन गिवन होगा, हाउ टू फाइंड इनवर्स। इन्वर्टिबल दिखाना है तो उसके लिए 1 1 1 2 दिखाओ। एक थ्योरम है कि f from a to b is invertible if and only if f is bisective function। एक तो ये तरीका है, बाइजेक्टिव दिखा दो तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या था, जो डेफिनेशन था वो दूसरा तरीका था, वो डेफिनेशन था फंक्शन का, ये थ्योरम है। वो डेफिनेशन था कि f from a to b is invertible if and only if there exists g from b to a, there exists g from b to a such that
GOF of x is equal to x for all x belongs to A and FOG of x for all x belongs to B। तो इसी को मैं लिखूंगा दूसरे तरीके से। तो इसका मतलब होता है, ये लिखने का मतलब है कि GOF इज आइडेंटिटी फंक्शन ओवर A, क्योंकि A में x बिलोंग कर रहा है। और इसको मैं लिखूंगा तो इसका मतलब होगा FOG इज आइडेंटिटी फंक्शन ओवर B। चेक कर लो। तो ये दो तरीके हैं इन्वर्टिबल दिखाने के। फाइन, देख लो। तो आप इन्वर्टिबल फंक्शन दिखा पाओगे। देखो, तो यहां मैं बस ये बता रहा था। तो ये तरीका हो गया। यहां तो यही कह रहा है कि f to be invertible by showing f is 1 1 on 2, so the fact is significantly help to improving। क्या बोलना चाहते देखो यहाँ पे, if f is invertible then f must be 1 1 and on 2, and conversely if f is 1 1 and on 2 then f must be invertible। ये थ्योरम यहाँ लिख दिया देखो NCERT ने कि इन्वर्टिबल है तो 1 1 on 2 होगा, 1 1 on 2 है तो इन्वर्टिबल होगा। इफ एंड ओनली इफ यहाँ ट्रू है तो ये चलेगा, ठीक है। और अगर कहीं 1 1 on 2 नहीं है तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, तो फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हम लोग। ये चीज है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप ट्राई करो, देखो। नहीं समझ आ रहा मुझसे डिस्कस करो, क्योंकि जिन लोगों को सीखना है वो मुझसे डिस्कस करो कि ये डाउट है सर, ये बताइए, ये है। लेकिन ट्राई करके, पहले ट्राई करो फिर डिस्कस करो। मुझे ये ट्राई किया, मुझसे ये नहीं हुआ, तो उससे आपको सब सीखने को मिलेगा। तो ये इसमें इस टॉपिक में कॉम्पोजिशन एंड, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 है। एक तो 1.2 था क्लास 12 NCERT चैप्टर 1 जिसमें 1 1 on 2 बेस्ड क्वेश्चंस थे। ये एक्सरसाइज 1.3 है क्लास 12 NCERT चैप्टर 1 जिसमें कॉम्पोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब हमारे जैम गेट के सिलेबस से रिलेटेड है, एटलीस्ट फंक्शन वाले सारे टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि फंक्शन इज अ बेस ऑफ कैलकुलस, और कैलकुलस जो बेस हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी का भी है। तो ये आप ट्राई करके आइए एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज बाइनरी फंक्शन होगा, वो छोड़ सकते हो तुम, बाइनरी ऑपरेशन। दिस इफ यू वांट यू कैन स्किप इट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो 1.1 है उसको स्किप कर सकते हो क्योंकि वो टाइप ऑफ रिलेशंस है। 1.2 आपको करने हैं, 1.3 आपको करने हैं, 1.4 यू कैन स्किप, ठीक है। तो यू हैव टू डू 1.2 एंड 1.3। 1.2 में है 1 1 on 2 बाइजेक्टिव, 1.3 में है इन्वर्टिबल कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ये दो टॉपिक है, ये करने हैं आपको, ठीक है जी। तो ये समझ आ रहा है, इसको आप स्किप कर सकते हो बाइनरी ऑपरेशन को, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, मतलब ना ही जरूरत पड़ेगी। सो यू कैन स्किप दिस। हाँ ठीक है, आते हैं। तो अभी के लिए फिर से मैं एक बार जिन लोग पीछे चल रहे हैं उनके बता दूं, क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी ये सब बहुत क्लियर होगा, 11 12 वाली चीजें बहुत आसान लग रही होगी, आपको आता होगा। दैट्स ओके, देन यू कैन स्किप दैट पार्ट आल्सो, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, आगे से कर सकते हो। बट दोज हु फील कि नहीं बेसिक इंप्रूव करने की जरूरत है आपको, तो मैं उन लोगों के लिए ये करवा रहा हूँ। तो फिर से चैप्टर 1 2 ज्यादातर लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा 11th वाली, और चैप्टर 1 मैं फिर से एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप 12th वाला कंप्लीट करो। इसमें सब कुछ नहीं करना है, इसमें 1.2 और 1.3 वाला पार्ट करना है आपको 12th वाले में, ठीक है। तो जिन लोग करके अब आए हैं तो उनका डाउट डिस्कस करते हैं हम लोग अभी इसी बैच में। हाँ जी, हल्का बताइए क्या डाउट है।